आप सभी को ड्रॉपलेट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। नया साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी का जो रेजुलेशन होना चाहिए केवीएस को एग्जाम को क्रैक करने का, जिसका भी पहला अटेम्प्ट है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है वो अपना जोर लगा दे पूरा कि ये आपका आखिरी मौका है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी जोर लगा दे कि ये आखिरी मौका है, क्योंकि 2018 के बाद 2022 में वैकेंसी आया है और फिर कब आएगा ये कोई बता नहीं सकता। तो ये मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। केवीएस टीचिंग के क्षेत्र में केवीएस में जॉब पाना एक बहुत ही बड़ा बात होती है और एक बहुत ही मैटर करता है ये जॉब आपके लिए। आपको अगर आपको शिक्षक बनने की सही में इच्छा है और अगर आप शिक्षक बनने ऐसे आ गए कि आपको कहीं और नौकरी नहीं लगा और आप शिक्षक बनना आ गए तो अलग बात है। बट अगर आपका एम है टीचर बनना, टू बी ए टीचर, आप बचपन से ही बोलते आए हैं कि आई एम वांट कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए केवीएस का जॉब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। पहला सबसे पहले कल का दिए हुए अभ्यास प्रश्न के साथ। तो कल एक क्वेश्चन आपको दिए थे। क्वेश्चन क्या था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, यानी दो राइट टू एजुकेशन जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किसकी बात की गई थी, कॉन्सेप्ट किसका दिया गया था, इंक्लूसिव एजुकेशन का दिया गया था। वो किस पर बेस्ड था? तो वो जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, वो एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर बेस्ड था, यानी राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है क्या इंक्लूसिव एजुकेशन, जो किसमें दिया गया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसलिए जितना भी एजुकेशनल राइट्स है, लॉ है, ये आपके केवीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को आपको समझाते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला बात कि व्हाट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ये कोर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है बच्चों के लिए। क्या है? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है किसके लिए? बच्चों के लिए। इसमें क्या बात किया गया राइट टू एजुकेशन में? क्या किया गया? साफ साफ कहा गया कि चिल्ड्रन जिसका एज ग्रुप 6 to 14 होगा। कितना एज ग्रुप? ये एज ग्रुप आपको याद रखना है, 6 to 14 का एज ग्रुप के बच्चों को फ्री में क्या करना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। यानी एजुकेशन आपको देना ही देना है, हर हाल में कंपलसरी कर दिया गया एजुकेशन को। और एजुकेशन कैसा होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, चाहे उसके माता पिता अफोर्ड कर पा रहे कि नहीं पा रहे, बट सरकार का जिम्मेदारी है कि उसको फ्री दे। जिस भी जगह में रह रहे उस स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो 6 to 14 के एज ग्रुप के बच्चों को क्या दे, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। उसमें आपको रेस नहीं देखना है, किस क्लास से बिलोंग करता है ये नहीं देखना है, कलर को आपको नहीं देखना है, जेंडर नहीं देखना है, डिजेबिलिटी नहीं देखना है, ये सारी चीज़ों को आपको नहीं देखना है। आपको क्या करना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है 6 to 14 एज ग्रुप को। एज ए राइट बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव द आरटीए एक्ट देन प्रोपाउंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित एक अधिकार के रूप में आरटीए अधिनियम उस टाइम समावेशी शिक्षा की अवधारणा को क्या किया, प्रोपाउंड किया। तो ये जो अधिकार दिया गया है किस पर अधिकार है, ये मानवतावादी अधिकार है। कौन सा? मानवतावादी। ये तो मानव के लिए किया जा रहा है ना, मानव कल्याण के लिए किया जा रहा है ना, कि बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। पहले के टाइम में जब राजाओं का शासन था उस टाइम इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज़ादी के बहुत बाद इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो इसलिए इसको बोला गया ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। कौन सा पर्सपेक्टिव पर? ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर इस अधिकार को बच्चों को दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरीली, यानी रचनात्मक ढांचे में सीखना क्या है मुख्य रूप से। पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन रॉट मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी सेंटर्ड अराउंड रेनफोर्समेंट, ऑप्शन सी एक्यूर्ड थ्रू कंडीशनिंग, या ऑप्शन डी फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। रचनात्मक ढांचे में सीखना किस चीज पर बेस्ड है? तो ये किस पर है? फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी अर्थ बनाने की प्रक्रिया पर केंद्रित है लर्निंग। किसमें? किस फ्रेमवर्क में? कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में। तो इसको हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। तो ह्यूमन क्या कर सकती है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकती है और मीनिंग बना सकती है उस चीज़ की, उस नॉलेज का कोई अर्थ दे सकती है फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। किससे? फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, आप क्या करेंगे, केवीएस में पढ़ाएंगे, केवीएस के बच्चों को नॉलेज आप देंगे। उस नॉलेज को किसको प्रोवाइड करेंगे आप? केवीएस के बच्चों को। तो आप क्या करेंगे, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, नॉलेज को बनाएंगे आप। कैसे बनाएंगे आप? थ्रू योर एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस से आप उस नॉलेज को आप क्रिएट करेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे आप कि इस नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, फिर आप उसको बांटेंगे, उसको बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्रेमवर्क जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क, बिलीव करता है कि लर्निंग ओक्यूर्स एज चिल्ड्रन आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। कि हम लोग सभी जानते हैं जो बच्चे होती है एक्टिवली इन्वॉल्व होती है किसमें? मीनिंग मेकिंग, यानी अर्थ बनाने के प्रोसेस में उसको लगाना चाहिए, ना कि रट्टा फिक्शन। ऐसा नहीं कि आप गए और पढ़ा दिए कि
मान लेते हैं पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, और आप उसको रटा दिए पदार्थ की 3 अवस्था होती है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। तो ये आपका ड्यूटी नहीं है, ये आपका जॉब नहीं है। आपको क्या करना है, पदार्थ की तीनों अवस्था जो होती है क्यों होती है उसके एग्जाम्पल के साथ समझाना है, रियल लाइफ के साथ उसको अटैच करना है। तो ये सारी चीज़ आपको करना है, तब आप कहलाएंगे एक टीचर। आप किस फ्रेमवर्क पर काम करेंगे उस टाइम, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क पर काम करेंगे। अगर आप रटाना ही था आपको, तो आपको रखने की कोई जरूरत नहीं था। कोई भी चीज़ कोई भी लोगों को रखा जा सकता था, जो यही चीज़ को बार बार, जो रॉट मेमोराइजेशन है उसको आपको अप्लाई नहीं करना है। पढ़ने टाइम आपको रॉट मेमोराइजेशन को कभी भी बढ़वा नहीं देना है, रॉट मेमोराइजेशन को पूरा का पूरा खारिज करना है। यही एनईपी 2022 का भी, 2020 का भी मेन उद्देश्य है। आपको मीनिंग होना चाहिए, आप जो भी चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसका उससे बाहर मीनिंग निकल के आना चाहिए, वो एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए वो आपका टीचिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि नेप थ्योरी जो है, दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना। नेप सिद्धांत जो बच्चे विभिन्न घटनाओं के बारे में बनाते हैं। तो व्हाट इज नेप थ्योरी, जिसको समझेंगे पहले आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे कि नेप थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमेना। क्या करते हो, उसको शिक्षक को उसे इग्नोर कर देना चाहिए उस चीज़ को। बच्चे जो नेप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं उस चीज़ को, या शिक्षा या शिक्षक को उसे पनिश करना चाहिए, या शुड बी रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन थ्रू रिपीटेटिव मेमोराइजेशन, या दोहराए जाने वाले शरण के माध्यम से सही तरह प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, या शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स। तो नेप थ्योरी क्या होती है आपको अगर पता नहीं, तो नेप थ्योरी बताते हैं आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स। नेप थ्योरी जो होती है, जब अपने मन में ख्याली, यानी कि जब बच्चे बड़े होते हैं, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में घुसते हैं, तो क्या अपने बारे में सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने ही दुनिया क्रिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपने ही वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं। यानी व्हाट इज नेप थ्योरी, नेप थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्रिएशन ऑफ ओन वर्ल्ड यूजिंग देयर ओन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब वो घुसते हैं, तो अपने ही मन से जब आप अगर उसको किसी चीज़ का कहानी सुनाएंगे राजा रानी का, तो खुद को ही राजा मान लेगा या किसी और को मंत्री मान लेगा। तो ये जो चीज़ है, ये क्या है, अपने ही दुनिया में अपने ही कॉन्सेप्ट और अपने ही थ्योरी से क्या किया, अपना वर्ल्ड क्रिएट किया। इसी चीज़ को बोला जाता है नेप थ्योरी। तो ये बेस्ड होता है किस पर, उसी का खुद का परसेप्शन और खुद का एक्सपीरियंस बेस्ड होता है उसका। इसमें कोई समाज का एक्सपीरियंस वो नहीं लेते हैं, या आपका एक्सपीरियंस को ऐड नहीं करते, वो खुद का एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। यानी कि काल्पनिक दुनिया बनाना, ये क्या बनाना है, काल्पनिक दुनिया बनाना। तो दिस थ्योरी शुड बी चैलेंज्ड बाई, ये सब थ्योरी जो बच्चे देंगे उसको क्या करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए आपको। थ्रू कैसे, ऐसा नहीं कि आप उसको डांट कर भगा देंगे, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं, उसको आपको चैलेंज करना चाहिए। किस प्रकार से, बहुत ही प्यार से। और उसके लिए आपको काउंटर एविडेंस भी प्रेजेंट करना होगा बच्चों को। हाँ, आप तुम जो बोल रहे हो सही है, बट इसके लिए ये करोगे तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा। एंड एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स भी देना होगा, सच दैट द चाइल्ड इंटर्स द प्रोसेस ऑफ कंसेप्चुअल चेंज, ताकि उसके अंदर क्या हो, वैचारिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। यानी बच्चों के अंदर कंसेप्चुअल जो चेंज लाना है वो भी आप ही करेंगे। उसका अपना थ्योरी तो है ही, उसमें आप अपना थ्योरी ऐड करेंगे, फिर चीज़ों को क्या बनाएंगे, थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। यानी बच्चे कोई थ्योरी दिया अपने मन से, फिर आप उस चीज़ में करेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बच्चे के पास एक्सपीरियंस कम है। तो उसके बाद जो चीज़ क्रिएट होगा वो एक सॉलिड चीज़ क्रिएट होगा, जो बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। तो ये सारी चीज़ आप ही को करना है। उसके बाद पूछा गया कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी प्रमोट्स, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी किस चीज़ को प्रमोट करता है। ऑप्शन ए, एक्सक्लूसिव रिलायंस और टेक्स्ट बुक, यानी पाठ्य पुस्तक पर विशेष निर्भरता करती है, या गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, या बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देती है, या रॉट मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, या लेवलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन एबिलिटी। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी क्या करता है, गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस, या सिंपल दिख रहा है आपको चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, यानी सेंटर ऑफ द लर्निंग क्या होगा, चाइल्ड। सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, चाइल्ड, बच्चे होगा उस शिक्षा शास्त्र का केंद्र में। तो इसमें आप क्या करेंगे, बच्चे के अनुभवों को क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे, प्राइमेसी देंगे। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी को। तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी क्या करती है, प्रमोट करता है और प्राइमेसी देता है किसको, चिल्ड्रंस का एक्सपीरियंस को, बच्चों के एक्सपीरियंस को प्रमुखता दिया जाती है, प्राथमिकता दिया जाता है। और चाइल्ड को एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस में किसको रखा जाता है, बच्चों को रखा जाता है। और इसके इसके इस प्रोसेस में चाइल्ड क्या बनता है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आप उसके एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे तो बच्चों को भी इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ सर मेरे बात सुन रहे हैं, मेरा बात का वैल्यू है, और हम क्या और भी नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें चाइल्ड क्या बनते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट।
और आप ही सिर्फ पढ़ाते रहेंगे। छोटे बच्चों के केस में हम बात कर रहे हैं अब, जब आप 1 to 5 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो अगर आप ही सिर्फ बोलते रहेंगे और बच्चा सिर्फ सुनते रहेंगे तो वो एक पासिव लर्नर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पासिव लर्नर, जो कि स्कूल लेवल पर बहुत ही खतरनाक है ये। आपको बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या फॉलो करना होगा? सीसीपी यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी को फॉलो करना होगा। इसमें नॉलेज और मीनिंग इज डेरिव्ड फ्रॉम चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। इसमें जो नॉलेज और मीनिंग होती है वो कहाँ से डेरिव्ड होती है? थ्रू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस, बच्चों के अनुभव से वो डेरिव्ड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इमोशंस एंड कॉग्निजेशंस आर डैश ईच अदर, यानी भावनाएं और अनुभूति क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ऑप्शन ए कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑप्शन सी इंटर विथ, या ऑप्शन डी नॉट रिलेटेड टू। तो इमोशन एंड कॉग्निजेशंस आर इंटर विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। क्या? भावनाएं और अनुभूति क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि इमोशंस जो होती है वो रिफर करते हैं किसको? फीलिंग। इमोशंस से क्या आती है? फीलिंग आती है, आप सभी जानते हैं। जब हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कोई चीज़ों को लेकर के, तो हम लोगों के अंदर फीलिंग का जो है भावना बहुत ही प्रबल होती है। कॉग्निजेशन जो होती है संज्ञानात्मक, कॉग्निशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक जो होती है वो रिफर करती है थिंकिंग को। किसको? थिंकिंग को। जब हम लोग सोचते हैं तो संज्ञान हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कॉग्निजेशन रिफर्स किसको? थिंकिंग को। और ये दोनों जो मेंटल प्रोसेस है, इमोशंस एंड कॉग्निजेशंस, बोथ आर मेंटल प्रोसेस, और ये एक दूसरे से इंटर ओवन होती है। क्या होते हैं? कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ इंटर ओवन है। द इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर सीन एज इंडिस्पेंसिबल। दोनों को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, भावना और अनुभूति दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, एक साथ ये जोड़ा हुआ है, दोनों एक मानसिक प्रक्रिया है। इमोशंस एंड कॉग्निशन कोजॉइंटली एंड इक्वली कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। ये इमोशंस एंड कॉग्निशन क्या करता है? कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को? थॉट एंड बिहेवियर को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, ज्वाइंटली इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। कोई चीज़ को करने के लिए आपको इमोशंस भी आपका होना चाहिए, जैसे आप केवीएस के एग्जाम को ले लेते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए आपके अंदर इमोशंस आनी चाहिए कि हाँ केवीएस के एग्जाम को हम करेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, मेरा फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके इमोशंस है। बाकी कॉग्निशन क्या है? आप पढ़ाई करेंगे उसके लिए, उस चीज जो जो चीज़ केवीएस को एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है, वो सारी चीज़ अपने अंदर डेवलप करेंगे थ्रू थिंकिंग प्रोसेस। तो ये हो गया आपका कॉग्निशन। इन दोनों का इक्वली जब मेल होगा तो आप अपने विचार को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बिहेवियर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी एग्जाम के टाइम आप मूवी नहीं देखेंगे, अगर आपके अंदर इमोशंस एंड कॉग्निशन दोनों का मेल होगा तो आप मूवी नहीं देखेंगे। बट अगर आपके अंदर सिर्फ इमोशंस है और कॉग्निशन नहीं है, तो आप क्या देखेंगे? भले आप फीलिंग में जुड़ा हुआ हो केवीएस के एग्जाम के लिए, बट हो सकता है कि नया मूवी आएगा आप दोस्तों के साथ देखने चल जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है कंट्रोल करती है कौन? इमोशंस एंड कॉग्निशन। किसको? थॉट एंड बिहेवियर को। तो चलिए आज का सेशन का ये लास्ट सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी रचनात्मक दृष्टिकोण से जितने भी स्टेटमेंट दिया गया उसमें कौन सा सही है। पहला है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। ऑप्शन बी आपके पास है लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन। ऑप्शन सी आपके पास लर्निंग इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। ऑप्शन डी है आपके पास लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम आपका नज़दीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके आप करें। आज ही से जो है आपके चैनल में अपलोड होगा यूनिट वाइज टॉपिक। यूनिट वाइज टॉपिक कहाँ से लिया जाएगा? जो भी बेस्ट बुक अवेलेबल है फॉर पेडागोगी, जस्ट लाइक एनआईओएस का जो नोट्स हो गया, इग्नू बीएड्स का नोट्स हो गया एंड एनसीईआरटी का नोट्स हो गया, इसके अलावा मेरे पास जो भी सोर्स है उन सारे सोर्स को मिला करके जो है आपको तैयार किया जाएगा। एक एक टॉपिक एग्जाम आने तक मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और केवीएस का नौकरी आप क्रैक करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।